हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अगले महीने आपका एमटीएस एग्जाम है। सो बिल्कुल लगन से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। जितना आपको लगता है उतनी ज्यादा आप मेहनत करिए इस टाइम पे, क्योंकि यही वो टाइम है जो कि आगे चल के आपको खिल के आगे आने का मौका देगा। फिलहाल आज के दिन की शुरुआत करते हैं 16 अगस्त 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को आप जब भी डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए, क्योंकि ये आपका वही प्यार है जो कि हमें आपके लिए कम से कम फी में कोर्सेज लाने के लिए प्रेरित करता है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन डेली सिर्फ आपको फ्री कंटेंट ही नहीं देता है, इसके अलावा हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या वनडे एग्जामिनेशन किसी भी राज्य का हो, हम वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन मेरा ये था कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में आपस में एक डिस्प्यूट है कौन सी नदी को लेकर। तो दरअसल इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। कृष्णा रिवर वो नदी है जिसके आधार पर इन तीन राज्यों के बीच में पानी को लेकर डिस्प्यूट रहता है। बाकी कृष्णा नदी जो है ये 1400 किलोमीटर लंबी नदी है, और इस नदी का जो सोर्स है, मतलब जिसको बोलते हैं उद्गम स्थल, ये साउथ मुंबई के पास एक तीर्थ स्थल पड़ता है जिसका नाम है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर से ये नदी निकलती है महाराष्ट्र से, और ये जाकर गिरती है कहाँ पर? ये गिरती है जाकर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कौन सी नदी को लेकर डिस्प्यूट है। तब आपका आंसर होगा कावेरी नदी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट जारी करी गई है। मतलब भारत के अंदर पिछले एक साल में यह कौन सा राज्य है जिसने सबसे बेहतर कार्य किया है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर। तो इसमें कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया है? तो इसमें नंबर 1 पे रहा है इस बार महाराष्ट्र, और नंबर 2 पर इसमें छत्तीसगढ़ रहा है। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट है। एक्चुअली भारत का छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर हेल्थ के मामले में सबसे निचला डेटा रहता था, मतलब सबसे कम प्रोग्रेस देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने चौंकाने वाला काम किया है। ये इस लिस्ट में नंबर 2 पर रहे हैं। नंबर 3 पर उड़ीसा सरकार रही है। नंबर 4 पर तेलंगाना सरकार रही है। और नंबर 5 पर झारखंड स्टेट रहा है। तो टोटल ये टॉप 5 स्टेट है। अब अगर बात करी जाए सबसे निचले पायदान पर कौन से राज्य रहे हैं, तो सबसे निचले पायदान पर पश्चिम बंगाल रहा है, पंजाब रहा है उसके बाद, और केरल। केरल, हालांकि अगर आप देखो पिछले 5 सालों में एजुकेशन का डेटा उठाकर, तो केरल वहां पर हमेशा नंबर 1 पे देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करी जाए हेल्थ रिपोर्ट में तो केरल बॉटम 3 पर देखने को मिले। और बाकी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में इस टाइम पर एक नाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बाइस। क्या नाम है इनका? रमेश बाइस। अभी हाल ही में गवर्नमेंट का ये कौन सा विभाग है जिन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया है और साथ मिलकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है डीपीआईआईटी और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा मिलकर। तो ये तो गवर्नमेंट का मंत्रालय हो गया रूरल डेवलपमेंट, जो कि पूरे भारत देश में जितना भी हमारा ग्रामीण विकास है उसको देखने का काम करते हैं। और साथ में डीपीआईआईटी, इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? जितना भी भारत का ग्रामीण हिस्सा है वहां पर लोगों को किस तरीके से रोजगार मिले, उस पर देखने का काम करेंगे, ये लुक ओवर करेंगे। साथ में ये कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में जितने भी हमारा रूरल एरिया है, जितना भी ग्रामीण एरिया है, वहां पर लोग अपने आजीविका स्टोर खोल सकें। क्या बोले इनको? आजीविका स्टोर। ये सेम उसी तरीके से है। अगर कोई व्यक्ति किराना की दुकान खोलना चाहे तो उसको सरकार की तरफ से इसमें सब्सिडी दी जाएगी, जैसे कि कुछ टाइम पहले अमेज़न के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये कौन सी संस्था है जिसके द्वारा एक डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है
फ्रिक्शनलेस डिलीवरी क्रेडिट के लिए। मतलब कहने का ये है कि लोगों को बिना बाधा के लोन फैसिलिटी दी जा सके, इसके लिए ये कौन सी संस्था है जो कि एक पब्लिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना रही है? ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने फैसला लिया है कि पूरे भारत भर में ऐसे एमएसएमईज जो कि लगातार आगे आ रहे हैं, अपना उद्योग खुद स्थापित करना चाहते हैं, उनको सीमलेस एक तरीके से क्रेडिट डिलीवरी मिले, किसी भी तरीके की रुकावट के बिना उनको सीधे अकाउंट पर लोन फैसिलिटी दी जा सके, जिसके लिए एक नया पब्लिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च कर रहा है। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी, 1934 एक्ट के तहत। आपको पता है जब आरबीआई की स्थापना करी गई थी, तब इसके सारे शेयर प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे। मतलब कहने का ये पूरे तरीके से प्राइवेट था। लेकिन 1949 में भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, तब ये नेशनलाइज हो गया। और आज की डेट में अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये है शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। शक्तिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया है। अभी हाल ही में कौन सी संस्था है जिन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया है, और ये दोनों आपस में इस वजह से मर्जर कर रहे हैं कि ये महिलाओं के वेलफेयर के लिए कार्य कर सके। ऐसी महिलाएं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती हैं, मतलब कहने का ऐसी महिलाएं जो कि अपना उद्योग खुद स्थापित करना चाहती हैं, उनके लिए कौन सी ये दो संस्थाएं हैं जो कि आपस में आकर मिल गई हैं? तो ये दो संस्थाएं हैं, एक तो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और दूसरी है ईडीआईआई। इसका मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब देखिए ईडीआईआई इस क्षेत्र में कार्य करता है कि पूरे भारत भर में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आना चाहता है, मतलब अपना खुद का लघु उद्योग स्थापित करना चाहता है, उनको स्किल प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं, उनको लोन दिलवाने का भी ये काम करते हैं। तो इसमें इनके साथ एनटीपीसी मिलकर कार्य करेगा। स्पेशली ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, ये महिलाओं के लिए ही लॉन्च किया जा रहा है। बाकी एनटीपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का जो है, ये कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये इस बार आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। अब ये कब किया जाएगा? तो इस बार ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन 17 अक्टूबर को किया जाएगा, और इसका समापन होगा 19 अक्टूबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी जल मार्ग हैं, उनको ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए और बेहतर बनाया जाए। तो इस टाइम पर जो शिपिंग मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। ये पहले आसाम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस टाइम पर ये वाटरवेज मिनिस्टर हैं। आयुष मंत्रालय भी इनके हाथ में ही है। तो ये जो समिट होने जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य है कि भारत की सीमा रेखा से लगने वाले जितने भी जलमार्ग हैं, उनके थ्रू जो लोग भी दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, उनके लिए और सटीक नीतियां बनाई जाएं। ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि आसपास के देशों से वो बेहतर व्यापार कर सके, साथ में उनको सब्सिडी भी दी जा सके। आसपास के देशों को अगर मिला दे तो 40 देश यहाँ पर हिस्सा लेंगे, और 40 देशों में हमारे भारत के 21 एम्बेसडर्स जो मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा हाई कमिश्नर्स हो गए, डेप्यूटी हाई कमिश्नर हो गए, ट्रेड कमिश्नर्स हो गए, वो सब भी यहाँ पर हिस्सा लेंगे। इसका सीधा मकसद ये है कि भारत के ऐसे राज्य जो कि जलीय सीमा से लगते हैं, उन सभी में काम करने वाले, उद्योग करने वाले लोगों को एक तरीके से बैकबोन की तरह ये काम करेगा। मतलब ये अपने आप में वरदान के रूप में साबित होगा, जो कि वाटरवेज के थ्रू अपना व्यापार स्थापित कर रहे हैं। किसके द्वारा ग्राफीन एरोरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में? तो इसको लॉन्च किया गया है एके शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? एके शर्मा। अभी ये कौन है? तो इनका पूरा नाम है अखिलेश कुमार शर्मा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। अब सवाल उठता है, ये ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम है क्या? देखिए, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के अंदर, और इसके लिए करीब करीब 95 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है भारत के अंदर जितने भी स्टार्टअप आ रहे हैं, मतलब जो नए उद्योगों को लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। मतलब ये जो प्रोग्राम होगा, ये भारत सरकार को मेन जानकारी देगा
कि हमारे जो नए उद्योग आ रहे हैं उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है, ताकि भारत सरकार आगे चल के उनके लिए नई योजनाएँ लागू कर सके। अभी हाल ही में भारत सरकार की रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह पता चला है कि जुलाई के महीने में 2023 में डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट कितना रहा। यहाँ पर डब्ल्यूपीआई का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब भारत के बाजार में जितना भी थोक का काम हो रहा है, ठीक है? आंतरिक थोक व्यापार विभाग, तो इसका जो इन्फ्लेशन रेट रहा है, मुद्रास्फीति रही है, कितने प्रतिशत रही है? तो ये इस बार रही है 1.36%, -1.36% इसको बोलते हैं, ठीक है? और अगर कंपेयर करें इसको जून के महीने से, तो जून में ये था -4.12%। तो आप खुद देख लो कितने ज़्यादा इसमें घटोतरी देखने को मिली हुई है। तो -1.36% इस बार जुलाई के महीने में रहा है। क्या ये बेहतर हुआ है या खराब हुई है स्थिति? ये स्थिति बेहतर हुई है, वरना पिछले कई महीनों में ये लगातार घटता चला जा रहा था। अब ये थोड़ा-सा ऊपर उठ के आया हुआ है। तो भारत में जो थोक व्यापारी हैं, उनके लिए थोड़ी बेहतरी हो सकती है बाज़ार में। अगला क्वेश्चन भी इससे जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने ही ये भी डेटा जारी किया है कि जुलाई 2023 के महीने में इन्फ्लेशन रेट रिटेल सेक्टर में कितना रहा। अभी हम लोग बात कर रहे थे होलसेल सेक्टर में कितना रहा, मतलब जो कि थोक में सामान बेचते हैं। अब बात आ रही है जो कि खुदरा मूल्य में सामान बेचते हैं, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन रेट कितना रहा। तो रिटेल का इन्फ्लेशन रेट रहा है 7.44%। और अगर जून के महीने से इसको कंपेयर करें तो कितना था? जून में 4.87% था। तो इस बार ये बढ़कर 7.44% हो गया है। क्या इसमें बेहतरी हुई है, घटोतरी हुई है? इसमें भी बेहतरी हुई है। आगे आने वाले समय में आपको जो दाम हैं, वो थोड़े से घटे हुए देखने को मिल सकते हैं बाजार में। अगर बात करें साल 2023 में, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है, ये सबसे ज़्यादा कौन-से माह में रहा है? तो इसी साल रहा है, वरना इससे पहले किसी भी माह में इतना नहीं रहा है। बाकी अगर बात करी जाए इस साल में सबसे कम रिटेल इन्फ्लेशन रेट कब रहा? तो ये मई के महीने में रहा है, 4.25%। बाकी मैंने पीडीएफ में ये डेटा काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हो। आप लोग कई बार किसी के भी वीडियो कितने भी देख लो या फिर कितने भी नोट्स पढ़ लो, चीज़ें आपको इन्फ्लेशन डेटा रेट में कवर नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसको ज़रूर देख कर जाएँ, पीडीएफ में मैंने दी हुई है। अभी क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई है एनएसटीसी की एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी तो आप लोगों को पता ही है, एनसीईआरटी जो कि आप बचपन से अपनी किताबें पढ़ते चले आ रहे हो, एक ऐसी संस्था जो कि बच्चों के लिए बुक इशू करने का काम करती है। हमारे स्कूल्स के करिकुलम में हमेशा एनसीईआरटी की ही बुक चलती रही है। एनसीईआरटी ने एक नई कमेटी बनाई है एनएसटीसी की। अब एनएसटीसी किसको बोलते हैं? इसका मतलब है नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी। ये एक ऐसी कमेटी होगी जो कि आगे चल के सिलेबस में बदलाव का काम करेगी और बच्चों के लिए अब जो सिलेबस बेहतर होगा, उसमें संशोधन कर सकेगी। तो इसमें टोटल अगर बात करी जाए, तो 19 मेंबर्स को शामिल किया गया है। 19 में से एक नाम सबसे ज़्यादा इस टाइम पर फेमस है, ये हैं सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। और ये कौन है? ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। क्लियर है? तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर एमसी पंत को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि आने वाले टाइम में जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, उनमें सिलेबस के बदलाव की पूरी-पूरी उम्मीद है। इसी वजह से ये 19 लोगों की कमेटी बनाई गई है। किसके द्वारा विश्वकर्मा योजना अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है? तो दरअसल कल के दिन 15 जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, उस टाइम पर विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा 13,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। ठीक है, पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये समझिए। देखिए, पूरे भारत भर के अंदर स्किल्ड लेबर जैसे कि बार्बर्स हो गए, नाई हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, वॉशरमैन हो गए, ठीक है, जो कि कपड़े धुलने का काम करते हैं या फिर जो कि सोनार का काम करते हैं। इन सभी के लिए एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है विश्वकर्मा योजना। ऐसे लोग जो कि थोड़ी भी जानकारी इन क्षेत्रों में रखते हैं, उनको सरकार के द्वारा स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा
कल को वो अपना खुद का कार्य करते हैं तो उसमें उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत अगले महीने सितंबर माह में 17 सितंबर से करी जा रही है, क्योंकि 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। इसका प्रावधान इस बार 2023 के बजट में भी रखा गया था। जाहिर सी बात है, कल के दिन 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त को हर साल राष्ट्रपति के द्वारा गैलेंट्री अवार्ड लॉन्च किए जाते हैं। तो कितने आर्म्ड पर्सनल्स हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड के लिए संबोधित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 76 गैलेंट्री अवार्ड्स लॉन्च किए गए हैं कल के दिन। अब ये 76 वीरता पुरस्कारों में से समझिएगा, 4 तो कीर्ति चक्र दिए गए हैं, इसके अलावा 11 शौर्य चक्र दिए गए हैं, और 2 इनमें से सेना मेडल हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो 3 नौसेना मेडल हैं, जो कि आपके इंडियन नेवी में दिए जाते हैं। ठीक है, 52 सेना मेडल हैं, और 4 आपके हो गए वायुसेना मेडल, जो कि एयरफोर्स में दिए जाते हैं। तो टोटल आप जोड़ लीजिए, 11 4 15, 2 17, 3 20, और 20 और 52, ये हो गए 72, और 4 76। इसी वजह से मैंने कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 76 गैलेंट्री अवार्ड्स लॉन्च किए गए हैं इस वर्ष 15 अगस्त को। इसके अलावा इन सब से हटके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर 5 ऑफिसर्स को तटरक्षक मेडल से भी सम्मानित करेंगी। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में उद्योग रत्न अवार्ड से श्री रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ये कौन है जिनको केंद्र सरकार के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो अब से एलआईसी के नए एमडी होंगे आर दुराई स्वामी। कौन है? आर दुराई स्वामी। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये मिनी आईपी की जगह लेंगे। किसकी? मिनी आईपी की। देखिए, ध्यान रखिए, एलआईसी में एक समय में मल्टीपल एमडी होते हैं, कई सारे एमडी होते हैं। तो इस टाइम पर टोटल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एलआईसी में। कौन कौन है समझिए। पहली तो हो गई मिनी आईपे, ठीक है, ये हो गई पहली। दूसरी हो गए जो है, ये है एम जगन्नाथ। तीसरे हो गए कमलेश पांडे, और चौथे हो गए इस टाइम पे सतपाल भानु। ठीक है, सतपाल भानु अभी हाल ही में 3 महीने पहले ही अपॉइंट किए गए हैं। तो अब इनमें से मिनी आई पे जो है ये रिटायर हो रही हैं, और इनकी जगह पर आर दुराय स्वामी आ जाएंगे। तो अब से होंगे आर दुराय स्वामी, एम जगन्नाथ, कमलेश पांडे और एसपी भानु। ये 4 लोग मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे एलआईसी के। एलआईसी की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और एलआईसी के चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। आपको पता है एलआईसी का एक सब्सिडरी बैंक भी है, जिसको आप आईडीबीआई बैंक के नाम से जानते हो। एलआईसी के द्वारा इसकी स्थापना 1964 में करी गई। ये कौन है जिन्होंने पहली बार मास्टर्स 1000 टाइटल जीता है टोरंटो में, टेनिस के क्षेत्र में? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जेनिक सिनर। क्या नाम है? जेनिक सिनर। और ये इटली के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में एलेक्स डी मिनोर को हराया है। तो पहली बार इन्होंने अपने करियर में मास्टर 1000 टाइटल जीता है, और इसी के साथ ये इटली के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सेम टाइटल जीता है। इससे पहले सिर्फ एक ही खिलाड़ी हैं इटली के जिन्होंने ये टाइटल जीता था। ओके, भारत इस बार 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बार जो 15 अगस्त को कल के दिन हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, हमारी थीम क्या थी? इस बार की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस तरीके की थीम कई बार पूछी जाती हैं। आई होप इस बार के एग्जाम में, चाहे आप आईबीपीएस दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, या किसी भी राज्य का एग्जाम दे रहे हो, ये थीम आपसे कहीं ना कहीं जरूर पूछी जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। बाकी अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। इसके अलावा आप एग्जाम इंजन पर फॉलो कर सकते हैं मुझे, जो अभी हाल ही में फाउंडेशन बैच है, इसकी शुरुआत 5 अगस्त से ही हुई है। इसकी रजिस्ट्रेशन विंडो स्टिल ओपन है 24 घंटे के लिए, और तो आप इसका रजिस्ट्रेशन अभी एग्जाम इंजन से कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन विंडो आज रात 12 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पर ही अगले 24 घंटे के लिए हमने एक्सटेंशन ओपन किया हुआ है। 50% डिस्काउंट अभी भी अवेल आप कर सकते हो एग्जाम इंजन में किसी भी बैच में। अगर आप फाउंडेशन बैच चाहते हैं तो आप इस वाले बैच को अवेल कर सकते हो 50% डिस्काउंट के साथ।
अगर आप लाइव बैच चाहते हो तो ये बिल्कुल नया बैच है। इसका प्रो वर्जन है एक तरीके से। इसमें इससे बेहतर कंटेंट मतलब एडिशनल कुछ कंटेंट मैंने जोड़ा हुआ है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो बैच है ये 2024 के लिए मैंने लॉन्च किया हुआ है। अगर आपका एग्जाम 2023 में ही है कोई भी और आप वेट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी क्लासेस का, आप चाहते हो एक ही बार में आपको क्लासेस मिल जाए, तो आप इस बैच को अवेल कर लीजिए। बाकी एग्जाम इंजन में आपके लिए बहुत कुछ है। अगले महीने जो एमटीएस का एग्जाम लगा हुआ है 2023 का, उसके लिए भी रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं। कंप्लीट बैच सारे सब्जेक्ट के साथ अवेल कर सकते हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के साथ मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ भी अवेल कर सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।